क्या कभी ऐसा लगा है कि इतिहास की किताबें पलटते हुए नामों और तारीखों के समंदर में कहीं खो गए हों? आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और भारत के इतने विशाल इतिहास को समझने के लिए एक आसान सा ब्लूप्रिंट देखेंगे। हाँ, कभी कभी तो ये एक ना खत्म होने वाली परेड जैसा लगता है ना। एक राजा के बाद दूसरा, एक लड़ाई के बाद दूसरी, सिर चकरा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बिना कैटलॉग के घूमने पर होता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि कैटलॉग मौजूद है? इतिहासकारों के पास आप कह सकते हैं एक सीक्रेट टूल होता है, एक नक्शा जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता है। सोचिए जैसे किसी बहुत व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगा दी हो, सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है और समझ आने लगता है। और ये रहा वो मास्टर ब्लूप्रिंट। हाँ, मुझे पता है पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर घबराइए मत, हमें इसे रटना बिल्कुल नहीं है। हम इसे साथ मिलकर परत दर परत समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह शुरुआत तो नींव से ही करनी होगी, है ना? इतिहास की इस विशाल इमारत को 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। ये हमारे ब्लूप्रिंट के कह सकते हैं फाउंडेशनल पिलर्स हैं। इतिहासकार इस प्रोसेस को पीरियोडाइजेशन कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा केक है। उसे समझने के लिए उसे मैनेजेबल स्लाइस में काटना जरूरी है। हर स्लाइस हमें एक अलग स्वाद, एक अलग कहानी बताता है। तो सबसे पहला और सबसे मोटा बंटवारा इस बात पर होता है कि हमारे पास उस जमाने के लिखे हुए रिकॉर्ड हैं या नहीं। प्रागैतिहासिक मतलब जब कुछ लिखा ही नहीं गया था। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, जब लिखा तो गया पर हम उसे समझ नहीं पाए। और आखिर में ऐतिहासिक काल, जब से हमें पढ़ने लायक लिखित स्रोत मिलने शुरू हुए। अच्छा, इन दोनों के बीच का फर्क बड़ा दिलचस्प है। प्रागैतिहासिक काल में हम एक तरह से जासूसों की तरह हैं, जो पत्थर के औजारों और हड्डियों से कहानी को जोड़ते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे सिंधु घाटी के लोग, उन्होंने लिखा तो था, पर उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। एक ऐसी बंद किताब जिसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं। प्रागैतिहासिक काल कोई छोटा मोटा दौर नहीं, बल्कि समय का एक बहुत बड़ा महासागर है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसे 3 मुख्य युगों में बांटा गया है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसानियत के विकास में बड़े बड़े मील के पत्थर हैं। यही वो गहरी नींव है जिस पर भारत की कहानी बनी है। तो चलिए अब उस धुंधले अतीत से बाहर निकलकर लिखे हुए शब्दों की रोशनी में आते हैं। अब हम कदम रख रहे हैं प्राचीन भारत के युग में, एक ऐसा दौर जहां शक्तिशाली साम्राज्य बने और वक्त की रेत में खो भी गए और इतिहास की किताबों के पन्ने भरने लगे। कहानी शुरू होती है छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों से, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही ये मौर्य और गुप्त जैसे विशाल साम्राज्यों में बदल जाते हैं, जो पूरे उपमहाद्वीप पर छा गए थे। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है, जहां हर दौर अगले दौर की रफ्तार को और बढ़ा देता है। प्राचीन साम्राज्यों के बिखरने के बाद भारत में एंट्री होती है मध्ययुगीन काल की। अब ये किसी एक विशाल साम्राज्य का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शतरंज की बिसात जैसा था जिस पर कई ताकतवर क्षेत्रीय राजा अपनी अपनी चालें चल रहे थे। ये लगातार खींचतान और मुकाबले का दौर था, जो अनजाने में ही इतिहास के अगले महान चैप्टर की तैयारी कर रहा था। और फिर आता है एक बहुत बड़ा मोड़, आधुनिक युग। यहाँ से खेल के नियम पूरी तरह बदलने वाले थे, क्योंकि अब इस कहानी में कुछ नए और बाहरी खिलाड़ी शामिल होने जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, मध्ययुगीन काल में लड़ाई एक अंदरूनी मामला था। भारतीय राजवंश एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन आधुनिक युग में खेल ही बदल गया। अब ये भारत और ताकतवर यूरोपीय कंपनियों के बीच एक ग्लोबल टकराव था, और इसी बाहरी खतरे ने एक नए बेहद शक्तिशाली आइडिया को जन्म दिया, भारतीय राष्ट्रवाद का आइडिया। ये सब शुरू हुआ मसालों और रेशम के व्यापार के साथ। पुर्तगालियों से लेकर फ्रांसीसियों तक एक के बाद एक यूरोपीय ताकतें भारत के तटों पर उतरीं। वो आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन उनके इरादे जल्द ही कुछ और हो गए। तो सवाल ये है कि उन्हें ये मौका मिला कैसे? जवाब छिपा है एक पावर वैक्यूम में, मतलब सत्ता का खालीपन। जिस वक्त ये यूरोपीय कंपनियां मजबूत हो रही थीं, ठीक उसी वक्त ताकतवर मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, टूट रहा था,
और इसी उथल-पुथल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। और उन्होंने उस खुले दरवाजे से अंदर आने में देर नहीं की। करीब 100 सालों के अंदर प्लासी की लड़ाई से लेकर पंजाब पर कब्जे तक अंग्रेजों ने एक-एक करके भारत की हर बड़ी ताकत को हरा दिया। जो व्यापारी थे अब वो शासक बन चुके थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। ब्रिटिश शासन के दबाव ने एक ऐसी शक्ति को जन्म दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो थी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना। पहली बार लोग खुद को सिर्फ मराठा, बंगाली या पंजाबी नहीं, बल्कि एक भारतीय के तौर पर देखने लगे थे। राष्ट्रवाद की यही नई भावना स्वतंत्रता संग्राम की आग बन गई। दशकों के संघर्ष, बलिदान और जबरदस्त इच्छा शक्ति के बाद इसी आग ने एक आजाद भारत को जन्म दिया। हमारे इस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट का सबसे नया और सबसे अहम चैप्टर। तो लीजिए, बस कुछ ही मिनटों में हमने हजारों सालों का सफर तय कर लिया, पाषाण युग से लेकर आजादी तक। अब इस ब्लूप्रिंट की चाबियां हम सबके हाथ में हैं। याद रखिए, इसका मकसद हर तारीख और नाम को रटना नहीं है। इसका मकसद है दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाना। अब जब भी कोई अशोक, अकबर या गांधी के बारे में सुनेगा, तो वो सिर्फ एक नाम नहीं होगा, बल्कि इस बड़े से ऐतिहासिक नक्शे पर उसकी एक खास जगह होगी। इतिहास अलग-थलग घटनाओं का कोई ढेर नहीं है। ये एक नदी है, जहां हर धारा अगली में जाकर मिलती है। प्रागैतिहासिक काल ने प्राचीन साम्राज्यों की नींव रखी और औपनिवेशिक शासन ने आधुनिक राष्ट्र को जन्म दिया। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है, और अब हमारे पास इसका मार्गदर्शन करने के लिए एक नक्शा है। तो हम इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये ब्लूप्रिंट हमें दिखाता है कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि हम कहाँ जा रहे हैं। भारत की कहानी का अगला अध्याय वो अभी लिखा जाना बाकी है, और उसे लिखने वाले हम सब हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।